हेलो बच्चा लोगों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। जो भी यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस का मेंस लिखने जा रहे हैं, ये सेशन स्वाभाविक रूप से है तो उनके लिए, लेकिन मैंने सभी एस्पिरेंट्स को बुलाया है, खासकर जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2025 की। इस सेशन में उसके पीछे रीजन है कि जो प्रीलिम्स वालों को मैंने बुलाया है, मेरा पर्पज ये है कि आपको आज से प्रीलिम्स में, यानी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए 100% और न्यौछावर करने को प्रेरित करना, बिल्कुल मार देने को अपने आप को प्रेरित करना। यानी मार देने का मतलब बाहरी चीजों से फोकस हटा करके अपने आप को केवल प्रीलिम्स पर डालने का है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कुछ इनोवेशन ऐसा लेके सामने हूं जो आपकी मेंस की तैयारी किसी भी लेवल की अगर नहीं है, किसी भी लेवल की, तो शायद आज के लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा कि हमें किसी भी लेवल की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 से, और ये सत्य वचन है, 3 से 4 पॉइंट आपको जानने होते हैं। बाकी आपकी राइटिंग भले लिखने में खराब है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब ढेर सारा डायग्राम और फ्लो चार्ट ही नहीं, प्रेजेंटेशन यानी कि आप जो लिखें तो साफ साफ लिखें, बहुत अच्छा ना हो तो भी चलेगा। तो आंसर राइटिंग की इतनी ही डिमांड होती, 4 से 5 पॉइंट ही आपको जानने होते हैं। तो जो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि बहुत से फार्मूले रहे हैं, जिन फार्मूलों का मैं इस्तेमाल अपने मेंस के बच्चों पे करता रहा हूं, इसी वजह से रिजल्ट अच्छा होता रहा शुरू से। आज उसका एक नमूना आप सबके सामने रख रहा हूं। तो ये है बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए। आंसर राइटिंग वाले बच्चे भी हैं जो सीख पाएंगे, बट स्वाभाविक रूप से 25 वालों को बुलाने के पीछे का पर्पज यही है कि आप देखो, अगर आपका कुछ भी नहीं तैयार है, मैं ऑप्शनल की भी बात कर रहा हूं, आपका ऑप्शनल भी नहीं तैयार है, और अगर आप प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, लेकिन श्योर शॉट जो कट ऑफ मैं बताऊंगा उससे कम वालों को मैं लूंगा नहीं, उसके बाद उनको लूंगा, उससे कम वालों को भले मेरिट कम चली जाएगी अपने मेंस मेंटरशिप में, वो लूंगा मैं प्री के बाद, चूंकि इस बार कॉपियां ज्यादा चेक करनी है बच्चों की, जैसे हम बिहार पीसीएस में कर रहे हैं इस समय। अभी यूपी का भी स्टार्ट होगा, लेकिन बिहार में रवि रंजन सर बेचारे बड़ी कॉपियां चेक कर रहे हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं, कुछ मैं भी चेक कर देता हूं, एक दो, ज्यादा तो समय नहीं मिल पाता। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने एक इनोवेटिव सिस्टम रखने जा रहा हूं। मेंस को कैसे हम, जिनको कुछ भी लिखना नहीं आता, क्योंकि बिहार पीसीएस की तैयारी करते समय ये पता चल रहा है कि जितने भी बच्चे हैं मेंस, मतलब उनको लिखना ही नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। 5-7 बच्चों, 4 या 5 बच्चे हैं जिनको लिखना आ रहा है, बाकी लिखना नहीं आ रहा। और बुरा नहीं मानना, टीचर की बात क्या करे, आपने हमने कैसे कह दिया, बड़ा ये भी समस्या होती है। तो अरे क्या ही बता, तो लिखना नहीं आ रहा है। शैलेंद्र कुमार यादव जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मैं लिखना नहीं आ रहा, उसके पीछे कुछ रीजन है, उस पर बातचीत करूंगा आंसर राइटिंग में। देखिए, लिखना इसलिए नहीं आता है, एक तो हमारा रिवीजन नहीं होता, एक ध्यान से समझिएगा। पहला रीजन होता है हमें आंसर राइटिंग नहीं आती, उसके पीछे हमारा रिवीजन नहीं होता, एक क्योंकि हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके होते हैं। समेटना कोई सिखाता नहीं, पॉइंट को पढ़िएगा, इसको लिख लीजिएगा, जो मेंस लिखने जा रहे हैं यूपी और बिहार वाले। तो सबसे पहली चीज होती है, ध्यान से समझिएगा, कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, किसी ने समेटना सिखाया नहीं है कि कैसे इस इतने को इतने में कर दिया जाए, और एक दो एग्जाम्पल आपको पता हो तो आप अपनी कहानी बना ले जाएंगे। तो आज के सेशन में वही समेटना सिखाऊंगा, क्योंकि बिहार पीसीएस के बच्चों को आंसर अभी फिलहाल लिखना नहीं आ रहा। वही बच्चे अच्छा लिख पा रहे, जैसे सपना का नाम मैं स्वाभाविक रूप से जिक्र हमेशा करता हूं, क्योंकि हिंदू में भी बहुत अच्छा उसका आंसर आता था। उस टाइप का प्रेजेंटेबल सिस्टम, एक कॉपी और नाम मैं भूल रहा हूं, बाकी और बच्चों के थोड़ा सा भी समय लगेगा। तो उसका रीजन आप में कमी नहीं, उसका रीजन है इतना सादा पढ़ा हुआ है और समेटा नहीं है, एक। दूसरा, जब से हमने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना शुरू किया है, कम या ज्यादा, हमने केवल पढ़ा है, हमने लिखा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भाई, आपने जब कभी पढ़ा नहीं तो मेंस में आप लिखेंगे क्या, कुछ याद आएगा नहीं आपको। तीसरा क्या होता है कि जो किताबें आपने पढ़ी हैं, जो आपने नोट्स पढ़े, तो हिंदुस्तान में खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम, फिर भी इंग्लिश मीडियम राजेंद्र नगर में कुछ चीजें अच्छी हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों को जो किताबों में है वही
कोचिंग संस्थानों ने नोट्स के अंदर भी पकड़ा दिया है। तो उनके लिए ईज ऑफ स्टडिंग या ईज ऑफ आउटकम जिसे हम कह सकते हैं वो है ही नहीं। इस बात से आपको एग्री करना है, आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो भी किताबों में है ना वही लोगों के नोट्स में। वहां पर कोई मेथोडोलॉजी सिखाई नहीं गई कि यार अगर ये बच्चा मेंस क्वालिफाई प्री क्वालिफाई कर गया तो, क्योंकि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है, ध्यान से पकड़िएगा, प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है। तो यार अगर इस बच्चे का प्री निकल गया तो ये मेंस में इतना मोटा नोट समेटेगा कैसे। और फिर हो जाती है क्रैश कोर्स क्लासेस स्टार्ट। बच्चा आने जाने में 4 से 5 घंटा अपना क्रैश कोर्स में खराब करता है और कॉपी उसकी चेक नहीं होती है। जो सबसे बड़ी नीड है वो केवल आता है जाता है, भांति भांति के लोग जिनसे उसने कभी पढ़ा नहीं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल से वो परिचित नहीं, वो मेंस की क्लासेस में आकर के अपनी अपनी बातें कहते हैं। उसकी डिमांड और लोगों की सप्लाई में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए जो बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं वो भी मेंस में, खासकर आईएएस में अटक जाते हैं। 2-4-6 बच्चे जैसे रवि शिहाग, जैसे सुनील धनवंता, ये वो बच्चे हैं जो पिछले 3-4 सालों से सिलेक्शन ले रहे होते हैं। वो नैसर्गिक रूप से खुद बहुत अच्छे होते हैं और उन्हीं की रैंक लग जाती, किसी की 18, किसी की 22। तो हम ये कह देते हैं कि ये हमारा बच्चा है और ये बड़ा ही अच्छा बच्चा। अरे भाई वो बच्चा नेचुरल है, किसी नेचुरल, जैसे राज पटेल के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, खैर अभी इसको हटाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है नेचुरल। अब 3 बार सिलेक्शन के बाद आपकी 18th रैंक लग गई। अब सबने कहा हिंदी मीडियम का भाग्य बदल जाएगा। तो क्यों बदल नहीं रहा, क्या समस्या है? और जो मैं बदलूंगा ये मत समझिएगा आप मुझे बुरा कह सकते हैं, भला कह सकते हैं, लेकिन ये 200% है, ये बदल के रहूंगा 2022 में। मतलब बुरी तरीके से बदल रहा हूं। अगर जिस तरीके से बच्चे चल रहे हैं, अगर प्रीलिम्स इन लोगों ने 25 भी निकाल गए, ईश्वर करें जितने सब निकले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं केवल अपनी तरफ से कह रहा हूं, तो इस बार उन 25 को भी रोकना, क्योंकि मैं सिविल में ज्यादा पारंगत हूं और आज के लेक्चर से आपको वो चीज प्रमाणित करूंगा। कोई ईगो नहीं है, मैं लकड़ी पकड़ के खड़ा हूं यानी, और पोडियम है सामने, लकड़ी पकड़ के पहले से ही खड़ा हूं, मेरे अंदर ईगो नहीं, मैं शून्य किस्म का इंसान हूं, लेकिन ये करने जा रहा हूं क्योंकि इतना कंटेंट, उसको मेथोडोलॉजी जब तक बच्चा नहीं सीखेगा, और ये मैं बहुत पहले सिखा रहा हूं, आज उसको मैंने एक नाम दिया है। वो नाम क्या है वो आपके सामने रखूंगा। तो 3 चीजें जो मैंने नोटिस की हैं आपको मैंने बता दिया कि आप क्यों आंसर नहीं लिख पाते। तीनों पॉइंट क्या आप सब सहमत हैं? जो मेंस वाले मुकेश आप बताएंगे, या जो बिहार पीसीएस के मेंस वाले बच्चे हैं, एक बार आप लोग बताएंगे कि क्या इस बात से आप एग्री करते हैं जो तीनों बातें मैंने बताई हैं मेंस, और मुझे खुश करने के लिए नहीं, जो आपके दिल से निकले, क्या ये तीनों बातें, या अपनी तरफ से आप कोई एक आध बात और इनपुट करना चाहते हैं जिसके कारण से आप लोगों का मेंस का एग्जाम होने वाला और आज आपको समस्या है मेंस लिखने की, क्या ये तीनों वैलिड पॉइंट हैं कि नहीं? ठीक है मुकेश, ठीक है, सपना ठीक है, रचना रियलिटी ठीक है। तो इस रियलिटी को तोड़ा जाए, और मैंने हमेशा तोड़ा है। जब बिहार पीसीएस की एसए की क्लास लिया, यूपी पीसीएस की, पहले लेक्चर में ही मैंने एक फार्मूला आप लोगों को सिखाया। आज थोड़ा सा एक फार्मूला सिखाया कि भाई कोई भी एसे अगर आता है तो उस एसे में अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे, अनेर धनेर के राम रुखवार, जो भी धोबिया कुकुर न घर के न घाट के। या अब हम यूपी पीसीएस के एसे की तरफ आए, एग्रीकल्चर पे आ जाए, एमएसएमई पे आ जाए, लिटरेचर पर आ जाए। मैंने क्या फार्मूला सिखाया कि सबसे पहले इस दुनिया में व्यक्ति का जन्म होता है। जो बच्चे बाद में एडमिशन लिए, चूंकि बिहार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में अभी भी एडमिशन हो रहे हैं, तो जो बच्चे बाद में एडमिशन लिए प्लीज वो पहला लेक्चर आपको जरूर देखना है। तो उसमें क्या सिखाया हूं कि भाई ये दुनिया व्यक्तियों ने बनाई है। फिर जब ढेर सारे व्यक्ति हुए तो समाज बना, यानी कि 1 से हम 5 बने, और फिर जब हम 5 से 50 हुए, 500 हुए, तो अब देखिए मैं आंसर राइटिंग सिखा रहा हूं, ये मैं आपको आंसर राइटिंग सिखा रहा हूं। आईएएस वाले हुए सपने जो भारत को सोने ना दे, ठीक है। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए? या कोई भी फिलोसफिकल एसे क्या होता है? एक जर्नी होती है, और आप किसी जर्नी को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें यही एलिमेंट आते हैं, यानी व्यक्तियों ने संसार बनाया। जब इस संसार में ढेर सारे लोग हो गए समाज में, तो इन्हीं समाज में ये बीच वाली उंगली सबसे बड़ी है, तो इनसे कहा गया कि तुम आर्मी में आ जाओ। ये लिखने में सिद्धस्त है, तो इनसे कहा कि तुम हमारा मंत्रिपरिषद में आ जाओ। तो इसी समाज से राजनीति बनी, और जब राजनीति बनी
तो राजनीति यानी राजा ने प्रशासन, इन्हीं समाज में से प्रशासन लिया। तो यानी व्यक्ति कुछ भी लिखना है, वे सपने जो सोने ना दे, भारत में व्यक्तियों के स्तर पर क्या वे सपने जो आपको सोने नहीं दे रहे? कि भाई दो प्रकार के स्वप्न होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, जो इस निबंध में आपको डील करना है। पहला होता है यानी जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, हमारे देश के सामने जो चैलेंजेस हैं। दूसरा वे सपने जो हमने देखे हैं, जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो दो प्रकार के सपने हम आपको हमेशा याद रखना, चैलेंज और एस्पिरेशन। ठीक है, ये हमें सोने नहीं देते। तो चैलेंजेस की भी मैं बात कर रहा हूं, एस्पिरेशन की भी बात करूंगा। एस्पिरेशन यानी जैसे 2047 में विकसित भारत बनना है 2047 में, तो ये हमारा एस्पिरेशन हो गया। ठीक है, चैलेंजेस क्या हो गया अब आपके सामने? तो जैसे व्यक्ति के स्तर पर आप लिख रहे हैं, तो आप लिखिए कि हमारे यहां व्यक्ति अपना अधिकार तो मानते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों से बचना चाहते हैं। शायद यही एक कारण जिसकी वजह से, यही एक कारण, मैंने कहा शब्दों का चयन हमेशा याद रखेगा, शायद यही एक कारण जिसकी वजह से आज हम एक कौशल युक्त समाज नहीं बन पाए हैं। हम समाज तो हैं, पढ़े लिखे समाज हैं, लेकिन हम कौशल युक्त समाज नहीं बन पाए। क्योंकि अगर हमने बेहतर शिक्षा की डिलीवरी की होती, एजुकेशन की डिलीवरी की होती, तो शायद आज हिंदुस्तान डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिस पर वो गर्व करता है कि भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और खड़े होते हैं मेडिसन स्क्वायर पर या कहीं पर विदेश में, कहते हैं हमारे पास 3D है मित्रों हमारे पास 3D है। पहला डी डेमोक्रेसी, दूसरा डिमांड और तीसरा डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? किसी भी देश की ताकत होती है युवा जनसंख्या, जो यूथ वर्किंग पॉपुलेशन है, वो युवा कार्यशील जनसंख्या। और जिस देश के पास संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा युवा कार्यशील जनसंख्या है, उसी जनसंख्या जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्व करते हैं, यूपीएससी उस पर 2014 में, अभी नहीं, आज के 10 साल पहले एक प्रश्न पूछता है जो आज भी उतना ही वैलिड है। प्रश्न पूछता है, यद्यपि हम जनसांख्यिकीय लाभांश को सांस से प्रदर्शित करते हैं, मोदी जी ने इलेक्शन में और बाहर हर जगह किया, यूपीएससी ने उठा के पकड़ लिया, यद्यपि हम जनसांख्यिकीय लाभांश को डेमोग्राफिक डिविडेंड पर फ्लॉन्ट करते हैं, यानी उसे सांस से प्रदर्शित करते हैं, पर उसी समय काल में हम रोजगार योग्यता की पतनशील दर को नजरअंदाज कर देते हैं। कि हमारे यहां डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है लेकिन इनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है मींस, मेरे प्यारे बच्चों अब देखिएगा IQIP का लेवल आपको यहां कैसे मैं जोड़ रहा हूं। यानी मोदी जी ने कहा 14 का प्रश्न आया और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने इस बार इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में क्या यही स्टेटमेंट दिया कि नहीं दिया कि हमें स्किल पर, हमारे यहां स्किल गैप बहुत ज्यादा है, हमें इस स्किल गैप को भरना होगा। व्हाई? क्योंकि अगर आप स्किल नहीं है तो ये किताबें आपके लिए किताबें ही रहेंगी, कभी वहां से निकाल के आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्किल नहीं है तो मशीनें 5 प्रोडक्ट बना रही हैं, वो 5 ही बनाएंगी, 4 हो सकती हैं, वो 17 नहीं हो सकती, वो 20 नहीं हो सकती। आप दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकते। तो वे सपने जो हमें सोने ना दें, क्या हो गया कि हमने अपने अधिकार तो जाने लेकिन कर्तव्यों पर कम काम किया, जैसा कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय हुआ। तो ये निबंध की टोन हो गई। वे सपने चैलेंज वाले में फिर सामाजिक रूप से हमारे सामने क्या चैलेंज है, राजनीतिक रूप से हमारे सामने क्या चैलेंज है, प्रशासनिक रूप से हमारे सामने क्या चैलेंज है। तो राजनीति बनी, प्रशासन बना, फिर इकोनॉमी को स्ट्रक्चर्ड किया गया, चूंकि राजा को टैक्स चाहिए था, तो फिर क्या हुआ, इकोनॉमी बनी। अब इकोनॉमी में क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, लिखिए ना वे सपने जो हमें सोने ना दे। या हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए? हमें भारतीय होने पर इसलिए क्योंकि हम 1947 में जिस देश से आजाद हुए उस देश को पिछाड़ करके हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। लिख सकते हैं कि नहीं? इससे बड़ा गर्व करने का विषय क्या है? जिसने 200 वर्षों तक हमारा आर्थिक शोषण किया उसको हटा करके हम उससे बड़ी इकोनॉमी बन गए। ये वही बात है जो हर एक भारतीय को गर्व करने को प्रेरित करती है। फिर उसके बाद जब इकोनॉमी को सिस्टमाइज किया गया तो यह हुआ कि भाई समय के साथ विकास होना चाहिए, तो राज्य ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च करना स्टार्ट किया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया। अब उसके बाद जब हम विकसित होना स्टार्ट हुए तो इस विकास की प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हुआ, यानी अगला एलिमेंट आ गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और फिर उसके बाद क्या आया
कि जब ये विकास की प्रक्रिया देश विदेश में बहुत तेजी के साथ बढ़ी और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जैसे ही फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ा, दुनिया के सामने एनवायरनमेंट का संकट आया, बस खत्म। इसके अलावा आपको निबंध में, चाहे हमें भारत को गर्व कराना हो, वे सपने हमें सोने ना दें, या 2023 में यूपीएससी ने पूछा विजनरी डिसीजन तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो विजनरी डिसीजन कहां तक लिखेंगे, यानी विजनरी डिसीजन में हमें सबसे पहले व्यक्ति के ऊपर लिखना, तो हम लिखेंगे कि व्यक्तियों को भारतीय संविधान के आदर्शों को मानने और उसका अनुपालन कराने के लिए संविधान के निर्माताओं ने विजनरी डिसीजन लिया। और वह विजनरी डिसीजन क्या था? वह विजनरी डिसीजन था मौलिक कर्तव्यों को समाहित करना, फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में डालना। क्या सेम उसी फार्मूले में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं। विजनरी डिसीजन तो उसमें भी व्यक्ति आ गया, विजनरी डिसीजन में समाज नहीं आ गया। समाज के लिए गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज, राजनीति के लिए जो भी अच्छे किए गए हैं विजनरी डिसीजन, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, सेकेंड एआरसी की जितनी रिपोर्ट्स हैं, पॉलिटिक्स को स्वच्छ करने के लिए, आप इलेक्शन कमीशन के जो एक्शंस हैं, तो राजनीति भी आ गया। प्रशासन, गुड गवर्नेंस के लिए आरटीआई, क्या आरटीआई विजनरी डिसीजन नहीं था जिसने नागरिकों को पुनः सशक्त किया? तो जो यूपी और बिहार की तैयारी मेंस की कर रहे हैं बेटा, ये मैं पहले लेक्चर में सिखा चुका हूं। आपको सिखाने के लिए 1 लेक्चर लूं या 100 लेक्चर लूं, बात एक है। जो बच्चे एक बार में समझते हैं उनके निकलने की चांस ज्यादा है। अगर आप डरते हैं सुनील सर रोज रोज, मेरे बच्चे, मैं तो हूं ही रोज, बॉबी साहब मेरे पास आए। अब तो मैंने कल ही मैसेज आदित्य सर से करा दिया था कि भाई अब मैं फ्री हूं, चूंकि इंटरव्यू की मेरी सारी झंझट, अभी आपको इंटरव्यू की सारी झंझट दूर हुई, बच्चों के इंटरव्यू मेरे हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहां से आपको इंटरव्यू के लिए तैयार कराना, सिंपल सी बात है। तो मैं तो रेगुलर अब आपके साथ कनेक्ट हूं, चाहे मेरा फाउंडेशन हो चाहे आप लोग हो। लेकिन समस्या ये नहीं है कि मैं कितना कनेक्ट हूं, समस्या ये है कि आप कितना अपने मन को समझाते हैं कि यार चीजें सरल हैं। आप सब आईएएस में जितना पाते हैं, मेरे सभी अटेम्प्ट में कुल मिला के उतनी सीट नहीं थी, चारों अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, और प्री नहीं रुकता था आईएएस का। रीजन क्या था? क्योंकि हम लोग आए, एक अतुल भैया थे, बहुत मतलब वो पढ़ाते भी थे और वही से जो मेरी रही है, क्योंकि मैं पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था। और फिर उन्होंने कुछ बातें सिखाई, वो दिमाग में जड़ कर गई। 3 बार उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि यार अच्छा, यही उन्होंने खेलना सिखाया। ये रास्ता बहुत इजी है, मतलब जैसे हमें पैनिक नहीं करना। जैसे अगर एक्स चीज हमें नहीं आ रही तो हम उसके पीछे भागने की बजाय जो वाई हमें आ रही पहले उसको खत्म करते हैं। हमें पता है कि एक्स खराब हो सकता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रांग है अगर उसको हम भयंकर स्ट्रांग कर लें और देन फिर हम जो हमारा स्ट्रांग नहीं उसकी तरफ जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। गुरु 70% तो लपेट के रख दिया और 30% फंसा रहा है, चलो मेहनत करते हैं। ये तो हमारा कभी अपना नहीं था, तो ये हमारा अपना कैसे होगा? लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यही मेरी स्ट्रेटजी होती है, जो अपना है पहले उसको और अपना बनाओ। तो आप इसी पैटर्न पर आपको चीजों को फॉलो करना है, ठीक है? ठीक है सर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडिया, कोविड जैसी, बेटा इस पर सब पर दे चुका हूं, आप एक बार चेक करिएगा। और अभी सब पर मिल भी जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आज मैं एक मॉडल अब आपके सामने रखने जा रहा हूं बिना समय गंवाए। अगर ये मॉडल आप सीख गए तो समझिएगा कि आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। रखता हूं फिर बात। तो अब एक नया इनोवेशन आप सबके सामने आया, सामी। ये सामी मैंने लिया है, जो मूवी आई थी पुष्पा और मोरे सामी, तो ये मैंने सामी लिया। सामी को शायद वहां डियर बोलते हैं, प्रिय। तो आप सब भी मेरे लिए प्रिय हैं। और सुनील अभिव्यक्ति मेंस इनोवेशन, ये एक नया नाम आया है सामी। ये वहीं से आया जहां पर ये मेरा सुनील अभिव्यक्ति मेंस मेंटोरशिप चलती है। ये आईएएस के लिए ही नाम है, सैम।
ठीक है, तो इसी सैम से मैंने सामी बनाया है। आइए दिखाता हूं क्या है ये सामी। एक बार सामी पर पहले निगाह मारिए और फिर उसके बाद हम लोग शायद आज के बाद से मेन सामी एकदम हल्का हो जाए। ठीक है, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि आज से जो यूपी पीसीएस वाले हैं, अगर आपके पास हिंदू का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भी, और बिहार पीसीएस वाले भी, जैसे यूपी पीसीएस का जून में एग्जाम है और लेट जून में है, तो आज से आप सब लोगों को हिंदू का लेक्चर है, यानी जो हमारा पेड लेक्चर है वो भी मिल जाएगा यूपी पीसीएस वालों को, क्योंकि मुद्दे रिपीट होते हैं। और अगर ये फरवरी मार्च अप्रैल मई अगर आप बहुत अच्छे से हिंदू कर लेते हैं तो इन 3 से 4 महीनों में बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो ये मैं देने जा रहा हूं, यानी आप सबसे कोई पैसा भी नहीं लूंगा, ये आपको देने जा रहा हूं। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस वाले भी बच्चे, भले आपका अप्रैल में है, लेकिन ये याद रखिएगा अगर आप हिंदू फॉलो करते हैं तो मुद्दे 2 महीने के अंदर सारे हो जाएंगे। पूरे 6 महीने के मुद्दे अगर 2 महीने में ना हो जाए तो आप कहना, तो आपकी करंट अफेयर्स, करंट के मुद्दों की जो भी समस्या है वो सब खत्म हो जाएगी। हाँ सपना, यही तो कह रहा हूं बेटा, बिहार के लिए भी। तो आज से दोनों ही बच्चों को मैं, यानी आज से आप आईक्यू वाईपी में बिहार और यूपी मेंस के बच्चे, ओनली मेंस वाले आएंगे, मैं पहले कह रहा हूं, जो दे रहे हैं, जिनका क्लियर हो चुका है, चूंकि अभी फोकस होने दीजिए। आगे आप भले मुझसे कोई भी नाराज हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चों 2 साल के बाद आप अकेले में बैठ के सोचेंगे कि यार वही एक मास्टर है जो कम से कम हम पे पर्सनल ध्यान देता है, नहीं तो फिर सब भीड़ है और उस भीड़ में आप कहीं भी नहीं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आज से आपको मिलेंगी। खैर चलते हैं। तो सामी, ये मेरा प्रोग्राम जो आपके सामने आ रहा है, इनफैक्ट मैं बोल दूं जिससे भूल ना जाए, चूंकि मेरे जिम में हजारों काम है बेटा, अभी आज हिंदू भी नहीं बना पाया हूं, क्योंकि अच्छा, आज का कंटेंट हिंदी में ही मिलेगा, दोपहर तक आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो मिल जाना है 100% ये जो मैं दे रहा हूं, लेकिन उसमें दोपहर तक का टाइम लग जाएगा। और दूसरा ये है कि आप इन जो बिहार और यूपी के प्री क्वालिफाई बच्चे हैं, इनको हिंदू की क्लास अलाउ करो, जो पेड क्लास है, यानी आईक्यू वाईपी में इन दोनों कोर्सेज को मर्ज करो, क्योंकि इनको अगर करंट पढ़ा देंगे ना तो निकलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 से 6 महीने में, मतलब 2 महीना हो 4 महीने, सारे मुद्दे वो रिपीट होते रहते हैं, लेकिन बच्चे समझते नहीं उस चीज को, केवल एंगल हल्का सा बदलता है, बाकी ठीक है। तो ये कर दोगे तो इनका और श्योर एंड सर्टन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। अब आते हैं सुनील अभिव्यक्ति मेंस इनोवेशन सामी और ओमोरे सामी। ये सामी मैंने लिया है पुष्पा मूवी से, ओमोरे सामी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सामी क्या है जरा एक बार पहले देखिएगा। सैम से मैंने सामी बनाया। सामी फ्रेमवर्क के तहत मैंने शॉर्टकट्स बनाए हैं, क्योंकि आप कितना भी पढ़े हो या कुछ ना पढ़े हो, मेंस के टाइम पर आपके सामने समस्या समेटने की रहती है विषयों। तो ये जरा ध्यान से देखिएगा सामी में क्या है, और फिर आगे प्रैक्टिकल है, केवल एक दिखावा नहीं है। यानी टेक्नोलॉजी का कोई भी प्रश्न होगा, इकोनॉमी का कोई भी प्रश्न होगा, उसको आपको कैसे शॉर्टकट में याद करना है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसके बाद से आप सबका प्रेम मेरे प्रति और बढ़ेगा, मेरे इनोवेशन के प्रति बढ़ेगा। मैं पहले से ही कह दे रहा हूं, उसमें यह नहीं कि आपकी क्या राय होगी, यही आपकी राय होगी, इतना मुझे मेरे अपने इस प्लान पर विश्वास है जो मैंने कल बनाया। बहुत टाइम लगा मुझे, और इंग्लिश इसलिए नहीं हो पाया चूंकि हम लोग पूरा रात में, मैं और जो मेरे साथ काम करते हैं वो लोग, यानी इस विषय पर हम लोग रात भर लगे रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर्ड, एस फॉर स्ट्रक्चर्ड मेमोरी, यानी मेंस हो तो समस्या क्या है कि हम भूल जाते हैं, पॉइंट याद नहीं रहता, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप लोग अपने घरों में मुंडी हिलाते रहिएगा हाँ या ना, तब आपको ऑफलाइन का आनंद आएगा। वैसे ऑफलाइन में कोई आनंद है नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं। स्ट्रक्चर्ड मेमोरी यानी संरचित स्मृति। तो 5W+1H
आप कहेंगे सर ये तो हम पहले से जानते हैं, आप जानते हैं लेकिन इतना स्ट्रक्चर्ड अभी नहीं जानते। किसी भी टॉपिक को आसानी से याद करने के लिए 6 सवालों का ढांचा। अब ये ढांचा जरा देखिएगा तब आप दिमाग खोलिएगा, नहीं तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। उदाहरण के लिए मैंने क्या क्या समझा है, एमएसएपी याद करना है, पीएलआई स्कीम याद करना है, मेक इन इंडिया, क्रॉपिंग पैटर्न इत्यादि 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 जो भी पढ़ना है अभी ये सब मैं दिखा रहा हूं कैसे। यानी पूरा कंटेंट रेडी है और डेली ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा जिससे आपका पूरा सिलेबस दाएं बाएं सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो एस से स्ट्रक्चर्ड मेमोरी, ए से एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग, और आप कहेंगे सर एप्लीकेशन यानी वही एग्जाम्पल वगैरह, चुनौतियां वगैरह, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स फार्मूला, याद रखिएगा। तो एक हो गया पहले वाले में स्ट्रक्चर्ड मेमोरी में 5W + 1H। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन माने कि आपको पीएलआई पता लग गया, लेकिन पीएलआई को एप्लीकेशन, आंसर में तो आपको एग्जांपल्स डालने पड़ेंगे, उसके उपयोग, उसके उद्देश्य, उसके चैलेंज ये डालने पड़ेंगे ना। तो दूसरे को बोलते हैं मैट्रिक्स फार्मूला। यह विभिन्न योजनाओं और अवधारणाओं की तुलना कर स्पष्ट उत्तर लिखने में मदद करता है। जैसे एमएसएमई वर्सेस स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया वर्सेस पीएलआई, फूड प्रोसेसिंग वर्सेस एग्रीकल्चर रिफॉर्म। तो ये हो गया मैट्रिक्स फार्मूला। अभी जब प्रैक्टिकल से देखेंगे तो इसको और अच्छे से सीखेंगे। तो सामी में 2 वर्ड हो गए, SAMI में सामी, उमरे सामी। तो सामी में 2 वर्ड हो गया। एम होता है नेमोनिक्स बेस्ड लर्निंग। नेमोनिक्स एक्चुअल में ना ऑब्वियस है, कोडिंग तकनीक होती है। जैसे आप कोडिंग पढ़ते हैं ना बेटा, कोडिंग, तो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कोडिंग। आइए जरा देखते हैं स्मार्ट नेमोनिक्स क्या है, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट मेमोरी ट्रिक्स फॉर रैपिड रिकॉल, जो कि एग्जाम में रिकॉल नहीं होता। तो अब आज से आप सब लोगों को ग्रुप में जो बच्चे यूपी और बिहार का मेंस लिख रहे हैं, आप मुझे टॉपिक भेजते जाएंगे अपने अपने कि सर इसका कोड बना दीजिए, इसका नेमोनिक्स बना दीजिए। ऐसे चल पाएगा, क्योंकि रेगुलर क्लास में आएंगे तो आपका समस्या होना शुरू हो जाएगा। फिर भी हमने हफ्ते में 3 दिन सुबह की क्लास आपकी रखी, यूपी और बिहार की, और शाम की 6:30 बजे आज बिहार की एसए की क्लास स्टार्ट होगी। मतलब स्टार्ट क्या होगी, यानी आज से, जैसे कुछ बच्चे बाद में आए तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम फील हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। एक ही लेक्चर से कहानी कहावत वहावत की खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोडिंग। तो आप मुझे ग्रुप में पूछते चलेंगे कि सर इसका बता दीजिए कोडिंग, ये है टॉपिक सर, ये मुझे याद नहीं हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। ये होती है असली मेंटोरशिप कि सर ये मैं भूल रही हूं, सर आरटीआई की बना दीजिए, सर इसकी बना दीजिए, सर बिहार की ये योजना है, पूरा योजना का डिटेल सर इसकी बना दीजिए, उसकी बना दीजिए। करेंगे ये सब, आज से करेंगे। अब जैसे सभी महत्वपूर्ण योजनाएं, टॉपिक्स और स्ट्रेटजी शॉर्टकट से कैसे याद करें, जैसे एमएसएमई के लाभ। तो एमएसएमई के लाभ में मैंने शॉर्टकट बनाया एम पावर। अब जरा देख लेना, एम डैश पावर। पीएलआई की चुनौतियां, पीएलआई गैप, देख सकते हो मतलब कितना साइंटिफिक। पीएलआई चुनौतियां, आपको बस इतना याद रखना है, पीएलआई गैप, और वहां एग्जाम में पीएलआई गैप आप फटाफट अभी आगे दे रहा हूं तुरंत लगा ले जाएंगे। फिर आएगा मेक इन इंडिया के फायदे, M5। अब आप देख रहे हो, यानी मेक इन इंडिया के फायदे M5। फिर आता है क्रॉपिंग पैटर्न के प्रकार, माइक्रो, यानी क्या है माइक्रो, MICRO। अब इसी MICRO से 5 पॉइंट मिल गए। क्रॉपिंग पैटर्न पे कुछ भी पूछ रहे तो आपको पता, रवि करीब जायद, फायदे 4-5 पॉइंट लिख करके आप आसानी के साथ समेट लेंगे, ठीक है। फिर आता है इंक्लूसिव ग्रोथ के तत्व, ईफिश, समावेशी विकास। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको 5-6 पॉइंट आना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ, ईफिश। ऐसे बहुत से मैंने कोशिश की है, क्योंकि मेंस में जो मैं कॉपियां देख पा रहा हूं उसमें वो जो मिडिल वर्ड होते हैं ना, वो मतलब अच्छे नहीं है। जैसे ना सहायक कंटेंट बहुत अधिक होता है। जैसे समावेशी विकास भी लिखना है, इंक्लूसिव ग्रोथ लिखना, तब उसमें समावेशी विकास से हमारा तात्पर्य है कि जब समाज में, अब आपने समावेशी विकास से तात्पर्य जब समाज में इतना लंबा खींच दिया, क्या मतलब, टू द पॉइंट।
मैं बिहार पीसीएस के बच्चों से अपना, ये मेरा अपना है, मैं नहीं कर रहा इसको आपको फॉलो करना है, जो 38 अंकों वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको लगता है ना कि ढेर सारे शब्द होने चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर 400 के बजाय 300 शब्द में सॉलिड आंसर लिख जाते हैं, एग्जामिनर खुश हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं? जरूरी हम 400-500 शब्द में लिखें? ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं, यानी सामी में SAM 3 हो गया। अब आते हैं आई यानी इंटीग्रेशन एंड राइटिंग स्किल, समेकन और उत्तर लेखन के कौशल। लिंकेज एंड फ्रेमवर्क अप्रोच यानी IQIP जिसे आप कहते हैं, ठीक है, यानी चीजों को कनेक्ट करना, ठीक है, किसी भी चीज को यानी जोड़ना, जैसे ट्रेन, डेटा, उदाहरण, चार्ट्स का उपयोग करना, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो सामी फ्रेमवर्क ये 4 चीजों से बना है, और आप देख सकते हैं ये चारों ही आंसर राइटिंग की नींव है कि नहीं। क्या एक अच्छे ट्रेन, डेटा, एग्जाम्पल और चार्ट्स के बिना आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। क्या आप एग्जाम में इस बात से विश्वास है कि इतना ब्रह्मांड सा सिलेबस पढ़ के आप गए और सारी आपकी मेमोरी आपके साथ है? नहीं है। क्या सारे एप्लीकेशन आपके दिमाग में होते हैं? नहीं होते। या किताबों में है, नोट्स में तो बिखरे पड़े हुए हैं, ज्यादा पेजेस में है, जिनको आप उठाते हैं थक के गिर जाते हैं कि यार बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, सोचते चलिएगा। अब आते हैं इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यानी सामी फ्रेमवर्क को क्यों उपयोग करें? कम पढ़ाई में अधिक ज्ञान, लंबी लिस्ट रटने के बजाय 5W1H और नेमोनिक से तुरंत याद करें, तुलनात्मक अध्ययन जिसे मैट्रिक्स फार्मूला कहते हैं उससे विषयों को आपस में जोड़ें, यानी IQIP। ध्यान से समझ, परसों के लेक्चर में इसमें IQIP डैश मैट्रिक्स लिखा होगा, वो ये लाइन हम भूल गए, लेकिन अभी समय अगर करते तो बहुत टाइम लग जाता। उत्तर मतलब हमारी टीम उत्तर लेखन को प्रभावी बनाए, लिंकेज और एग्जाम्पल से उत्तर को अनोखा बनाए, मौलिकता, इनोवेशन जोड़े बिना उत्तर को नीरस यानी ना रहने दें, BPSC UPSC के लिए 100% उपयोगी, प्रीलिम्स में तेजी से रिवीजन के लिए शॉर्टकट उपयोगी होते हैं, मेंस में उत्तर लेखन को हाई स्कोरिंग बनाने में शॉर्टकट हमेशा मदद करते हैं। अब से सभी रणनीतियां सामी फ्रेमवर्क के अंतर्गत दी जाएंगी जिससे आपकी तैयारी और प्रभावी हो सके। ये मैंने इतने दिन जो स्वाभाविक रूप से मेंस का, खासकर बिहार, चूंकि यूपी वालों को मैंने पहले कह दिया था एक बार बिहार वाले निपट जाएं, देन फिर मैं यूपी वाले बच्चों पे आऊंगा, चूंकि आपके पास टाइम भी है और मैंने कंटेंट वहां दे रखा है। विज्ञान और तकनीक से संबंधित विषय याद रखें, पूरा इकोनॉमिक्स भी है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी है। तो एक विज्ञान प्रौद्योगिकी और एक इकोनॉमिक्स समझाऊंगा, आप इस पर काम करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। साइंस एंड टेक के टॉपिक आइए जरा समझते हैं। 3 फार्मूले हैं, 5W+1H मैट्रिक्स फार्मूला। मैट्रिक्स यानी टेक्नोलॉजी, उसका एप्लीकेशन, उसके बेनिफिट, उसके चैलेंज, उससे इंडिया का इनिशिएटिव। अब मुझे बताओ बेटा, क्या मैंने इस मैट्रिक्स फार्मूले से आपको अभी से तकनीक पर कोई भी प्रश्न आएगा उसका आंसर फॉर्मेट दे दिया है कि नहीं? कमेंट करो भाई, तुरंत कमेंट चाहिए इस पर मुझे, दिया कि नहीं दिया। यानी तकनीक कोई भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, सुपर कंप्यूटर, व्हाटएवर, क्या सब कुछ आ गया कि नहीं? यानी पहला टेक्नोलॉजी जिसका, उसके बारे में लिखा, फिर उसका एप्लीकेशन है वो लिखा, फिर तीसरा बेनिफिट क्या है, फिर चैलेंजेस क्या है और इंडिया का इनिशिएटिव इसमें क्या है। तो यानी आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के सारे प्रश्न में यही एंगल आपको लेके चलने हैं, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी कितना कंटेंट आप याद करेंगे। अब आता है यानी इन तीनों फिर आता है स्मार्ट नेमोनिक्स, यानी ऑब्वियस है मेमोरी ट्रिक्स, कैसे हम चीजों को याद करें। अब 5W1H फार्मूला का उपयोग कैसे हम साइंस एंड टेक में करने जा रहे हैं। तो जब भी किसी भी नई तकनीक या विज्ञान से जुड़े विषय को समझना हो तो 6 प्रश्नों का उत्तर आपको खोजना है हमेशा। जैसे हम यहां लिखें AI, आगे प्रैक्टिकल भी है, जैसे व्हाट, यह तकनीक क्या है। दूसरा वाई, इसकी जरूरत क्यों है। तीसरा व्हेन, यह तकनीक कब विकसित हुई या भारत ने कब अपनाई। वेयर, यह तकनीक कहां उपयोगी है। हु, इसे कौन विकसित कर रहा है या लागू कर रहा है। छठा हाउ, यह तकनीक कैसे काम करती है। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप सोचो कि ये 6 अगर आपके दिमाग में हर टॉपिक के साथ, नॉट केवल बिहार में GS, बिहार स्पेशल भी, अगर आप थोड़ा सा इस पे मेहनत कर लेते
और अगली बार बिहार के फाउंडेशन में ये सारी इसी बेस पर हम पूरा डिटेल कराएंगे। अभी तो ऑब्वियस है हमारा उतना डिटेल कराने का कमिटमेंट ही नहीं, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए तो हमारे प्रोग्राम से मतलब नहीं ना, आपका तो आपके सिलेक्शन से मतलब है, बिल्कुल, और उसमें हम आपके साथ खड़े। तो ठीक है, यह तकनीक क्या है, यानी तकनीक की परिभाषा और मूलभूत जानकारी। उदाहरण, एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। देख सकते हैं यह तकनीक क्या है। फिर आता है इसकी जरूरत कब, यह तकनीक क्यों महत्वपूर्ण है। अब आता है उदाहरण, एआई प्रशासन को अधिक कुशल बना सकता है, भ्रष्टाचार को रोक सकता है और सेवाएं तेज कर सकता है। देख सकते हो आप। फिर यह तकनीक कब विकसित हुई या भारत में कब अपनाई गई, यानी व्हेन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास क्रम दिखाना होता है। जैसे एआई के उदाहरण 1950 के दशक में आई, लेकिन भारत में 2018 से नीति आयोग इसे आगे बढ़ावा दे रहा है। इसी समय उसकी पॉलिसी आई थी एआई पर, इंडिया की पॉलिसी। वेयर यह तकनीक कहां उपयोग की जा रही है, उन प्रमुख क्षेत्रों का आपको नाम लिखना होता है जहां इसका उपयोग किया जा रहा है, जैसे एजुकेशन में, चिकित्सा में, रक्षा में और स्मार्ट सिटी को डेवलप करने में। ठीक है, हर क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन इसे कौन विकसित कर रहा है, सरकार, कंपनियां या संस्थान जो इस तकनीक पर काम कर रहे हैं, जैसे इसरो, डीआरडीओ, टाटा और गूगल जैसी कंपनियां भारत में आई विकसित कर रही है। यह तकनीक कैसे काम करती है, यानी अब इसमें क्या लिखना है, तकनीकी प्रक्रिया और कार्य कैसे करते हैं, फंक्शन। एग्जांपल, एआई मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण पर आधारित होता है, जिसमें एल्गोरिदम द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अब बच्चे बताओ कितने शब्द हो गए, मैं अगर आपको शब्दों की काउंटिंग करूं, जबकि अभी, अब आप देखिएगा, यानी एआई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी पहले में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। ठीक है, तो कहने का मतलब ये लगभग 78 से 80 शब्द आपके सामने आ गए। और आपको क्या, बिहार पीसीएस की अगर बात करूं तो क्या पहला आंसर 78 से 80 में लिखना है कि नहीं लिखना, यानी फार्मूले से ही आप अपना सारा पॉइंट याद रख सकते हैं। यूपी पीसीएस की बात करूं तो 125 नंबर, 125 शब्दों वाले जो क्वेश्चन है, क्या इसी इतने से आप लिख ले जाएंगे कि नहीं? मुकेश, एक बार आप मुझे बताएं, और सपना आप बताएं मुझे, बिहार में क्या पोजीशन है, क्या हम इसी इतने से अपना काम 80 शब्दों में कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले? तो इसका मतलब क्या है कि हमें चीजों को स्ट्रेटजी, जैसे मुकेश ने कल मुझे मैसेज किया, मेरी तरफ से ये भी यूपीपीसीएस में निकले हुए स्टूडेंट है 100%, ये मैंने मान रखा है, ये मेरे फाउंडेशन के बच्चे हैं, और बट इनका मैंने रिजल्ट ये मान रखा कि इनका हो रहा है, तब भी इन्होंने कल मुझे मैसेज किया कि सर सब बिखर गया, एक बार समेटिए। तो वो बच्चे जिनका रिजल्ट, मैं ऑब्वियस ऐसा नहीं कि अभी आपके सामने कर रहा हूं, बहुत पहले ही मैंने घोषित किया कि इनका होगा, यूपीपीसीएस फिक्स है, इतना बढ़िया लिखते हैं, इतना बढ़िया थिंकिंग है, और उससे भी ज्यादा मेहनती कभी कोई क्लास ना छोड़ने वाले, किसी भी परिस्थिति में, पिछले 1 सालों से। और उसके बाद भी ये लड़का, और मेरे हर कोर्स का हिस्सा है, ये सबसे बड़ी बात है, हर एक कोर्स का हिस्सा, लेकिन उसके बाद भी ये लड़का कह रहा है कि सर मैं बिखरा हुआ हूं। इसका मतलब है कोई भी बिखर सकता है, और ये यूपीपीसीएस के इंटरव्यू वगैरह दे चुके, 4 या 5 मेंस इन्होंने लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसी बिखराव को, जैसे मुकेश का मैसेज आया तब भी मैंने दिमाग लगाया, हमने कहा बच्चों को क्या दिया जाए। तो मुकेश मुझे अभी फिर से आप रिप्लाई करना बच्चे, कि क्या ये जो चीजें कर रहा हूं, ऑब्वियस है इस तक अभी आपके लिए ये नई चीज है, आपके दिमाग ने इसको टच नहीं किया है, तो आपको, हर एक बच्चे को एक बार तकलीफ देगा, यार ये बंदा क्या ही, लेकिन अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो 1 महीने के अंदर ये रिवीजन करने में इतनी मदद करेगा, आप सोच नहीं सकते। क्या रिवीजन आप अपना नोट्स कर पाएंगे या ये मेरा नोट्स कर पाएंगे? आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आइए 5W+1H का उपयोग करके एआई को समझना।
यहां पर अब ये आपका रिवीजन हो गया कि नहीं एआई का? एक बार सब बच्चे बताएं, एआई का रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? क्या इससे बेहतर कंटेंट आप मैं अपने लिए पूरी दुनिया में कहीं पा सकते हैं चैलेंज के साथ? क्या ये बात मैं बोल सकता हूं? आप देख सकते हैं। और ये किसका फार्मूला है? क्या मेरा फार्मूला ही नहीं है? 5W1H आज से करा रहा हूं? क्या मैं आज से करा रहा हूं या जब से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर 2019 से? आप मुझे बताएं, क्या ये 5W1H? तो ये मैंने कल जब मुकेश का मैसेज आया, फिर उसमें प्रीतम का मैसेज आया, बिहार वाले में एके का मैसेज आया, यानी और भी बच्चे थे। फिर मैंने सोचा यार कि इन बच्चों के लिए क्या किया जाए जिससे ये मेरे पास इस उम्मीद से आए और इतना प्यार करते हैं। उससे एके ने लिखा हुआ है, एके ने लिखा है, किसने लिखा है? उसने लिखा है, मैं उसका मैसेज पढ़ता हूं। उसने कहा कि सर एआई आपके इनोवेशन के आगे फेल है। तो मैंने कहा यार बच्चे इतना मुझ पर विश्वास करते हैं, उसका ये मैसेज मुझे टच कर गया अंदर तक। ऑब्वियस है, मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि एआई को मैं हरा सकता हूं, खासकर मेंस में जितने एंगल मेरे पास है उसके पास भी नहीं, सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन जब उस बच्चे ने कल मेंस वाले ग्रुप में ये मैसेज लिखा कि आपके आईक्यू आईपी से, और पूरा एग्जाम्पल दे करके कई बच्चों ने लिखा कि सर आप इसको ऐसे कनेक्ट करते हो, ऐसे कनेक्ट करते हो, तो आप एआई से बहुत आगे हो। वो चीज मुझे बड़ी टच की। हमने कहा यार आप क्या किया जाए इन बच्चों के लिए, थोड़ा और इजी किया जाए। देखो जब प्यार मिलता है तो हमें भी मजा आता है, जब शिकायत मिलती है तो मन थोड़ा दुखित होता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम कंप्लीट नहीं है। मुझसे आपको बहुत सी शिकायतें रह जाएंगी, लेकिन उन शिकायतों के बीच से ही आपको मैं निकाल ले जाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं मेहनती आदमी हूं और स्वाभाविक है हार्ड वर्किंग हूं, थोड़ा सा इनोवेटिव भी हूं, थोड़ा सा क्या मतलब बहुत ज्यादा इनोवेटिव हूं, तो चीजें बेहतर कर ले जाऊंगा। ठीक है, शून्य मानते हुए बात कह रहा हूं। ठीक है, आज ये हिंदू के अंदर भी आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। लेकिन तो 5W अब आपको देख सकते हैं, यानी सारी चीजें रट गई 80 शब्दों के लिए। तो बिहार पीसीएस वाले जितने बच्चे हैं, बीपीएससी वाले, बेटा 80 शब्दों के लिए तो आप यही रणनीति अपनाना। यूपी पीसीएस वाले जितने बच्चे 125 शब्दों के लिए आप यही रणनीति अपनाना जो मैंने 5W1H की दी है। इससे आपको सारे पॉइंट याद आ जाएंगे, और जब सारे पॉइंट याद आ जाएंगे और आप इसका नोट्स फटाफट स्वयं क्रिएट कर सकते हो, आगे से जो मैं होगा वो सब देता जाऊंगा। अब आप कहेंगे सर अपना, यानी जो आपने अभी तक बना के रखा है इसी पैटर्न पे आप लिख लीजिए। बना लेंगे बच्चे, एक बार यूपी वाले सब बताएं। ठीक है, जितने बच्चे हैं मैं किसी का नाम ले लूं, क्योंकि वो लंबे समय से जो मेरे फाउंडेशन वगैरह का हिस्सा उनका नाम याद रह जाता है, जो बच्चे अभी आए। ठीक है, बिहार पीसीएस वाले बताएं। बिहार पीसीएस वाले, यूपी वाले तो खूब बता रहे, बिहार वाले बताएं। ठीक है, अब आता है 5W+1H का उपयोग करके ब्लॉकचेन को समझना। अब मुझे इसमें घुसने की जरूरत नहीं है ना। ब्लॉकचेन देखिए व्हाट क्या है, अब जरा देखते जाइए। इंग्लिश में भी अभी आपको 12 से 1 बजे तक आदित्य सर शेयर करेंगे, ट्रांसलेट हो रहा है। वाई क्यों है, व्हेन कब है, वेयर कहां है, हु कौन है, हाउ कैसे। ठीक है, 5W1H के फायदे, कम समय में अधिक सीखें, विषय को टुकड़ों में समझने से कम पढ़ाई में ज्यादा प्रभाव होगा, उत्तर देने में सरलता, किसी भी विषय पर स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना आसान हो जाएगा, बेहतर याददाश्त आपका बनाता है, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क होने से पर्याप्त डेटा को जल्दी याद किया जा सकता है, मल्टीपल विषयों पर उपयोग, यानी यही फार्मूला एआई हो, ब्लॉकचेन हो, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी हो, परमाणु ऊर्जा हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सभी पर लागू किया जा सकता है। और आप अपना नोट्स कैसे बनाएं वो भी मैंने आपको बना दिया है, मतलब यहां बता दिया है। फर्स्ट स्टेप यानी वही जैसा चार्ट बना हुआ है, बताने की जरूरत नहीं। अब आइए जरा 5W1H का उपयोग करके 5 विषयों को एक साथ समझना। जरा आइए इसको देखिए। विषय हो गए एआई, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कृषि, परमाणु ऊर्जा, साइबर सुरक्षा। अब ऐसे ही आपको अपना नोट्स और भी मेंटेन करना, और जो 2025 में प्रीलिम्स निकालने जा रहे हैं वो सभी बच्चों को मैं 26 मई को ही पूरा सिलेबस इसी पैटर्न पर दे दूंगा। यानी हमारी मेंस की क्लासेस नहीं होंगी, यानी आपको यही पैटर्न देख के सुबह सुबह उठ के 6 बजे समझा दूंगा एक टॉपिक, और आप शाम तक आंसर लिखेंगे।
3 महीने में हम पहली, दूसरी, 5वीं सारी रैंक पर कब्जा कर लेंगे और ये इतिहास आपको हमको मिल के बनाना है। हिंदी मीडियम में पहली रैंक, इंग्लिश मीडियम में भी पहली, वो तो अच्छी बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन यार ये लगी नहीं है। ये सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, पहली रैंक लगानी हमने, बस ये सोच करके काम करना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। फिर व्हाट यानी एआई, व्हाट क्या है? कंप्यूटर को सोचने की क्षमता देने वाली तकनीक। ब्लॉकचेन क्या? सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। व्हाट तकनीक, सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी। स्मार्ट कृषि, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई और रोबोटिक्स का कृषि में उपयोग। व्हाट परमाणु ऊर्जा, परमाणु विखंडन से ऊर्जा उत्पादन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल डेटा को सुरक्षित करने की तकनीक। ठीक है बेटा, देख रहे हो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? यानी एक ही में सबको आप समेट सकते हैं। वाई एआई क्यों? इससे निर्णय तेज होते हैं, भ्रष्टाचार कम होगा। ब्लॉकचेन क्यों? डेटा सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने के लिए। स्मार्ट कृषि क्यों? जल बचत और ईल्ड यानी उपज में वृद्धि के लिए। परमाणु ऊर्जा क्यों? कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए। उसके बाद तो आप लंबा लंबा इसमें अपने ढंग से भी तो जोड़ लोगे। साइबर हमलों से बचाव, इसलिए साइबर सुरक्षा। ठीक है, फिर आता है व्हेन, कब स्टार्ट हुआ यानी एआई कब आया। ब्लॉकचेन बताने की जरूरत। वेयर किन किन क्षेत्रों में उपयोग यानी एप्लीकेशन, शिक्षा में, बैंकिंग में, स्वास्थ्य में, बैंकिंग में। ब्लॉकचेन यानी एप्लीकेशन तो सबका एक ही होगा। स्मार्ट कृषि, खेतों में, ड्रोन निगरानी, कुदन कुलम काकरा पर। मजा आया कि नहीं? तो आप देख सकते हैं यानी निष्कर्ष। तो 5WNH फार्मूला को अपनाकर आप लंबे उत्तर पढ़ने के बजाय विषय को स्मार्ट तरीके से समझने में कामयाब होंगे और कम समय में अधिक विषयों को कवर कर पाएंगे और उत्तर लिखने में सहजता होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है अगला, तकनीकों के उपयोग। यानी जैसे इतनी तकनीक है तो सबका अगर उपयोग आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा कंटेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसे में किसी बच्चे ने बिहार पीसीएस मुझसे पूछा कि क्या सभी तकनीकों के उपयोग, सर कुछ फार्मूला बनाई, उसने भी कहा था क्या सभी तकनीकों के उपयोग समान होते हैं? यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्हाट एवर, बिग डाटा, ब्लॉकचेन, व्हाट एवर। तो यहां पर मेरे बच्चों मैंने लिख दिया, हां तकनीक का नाम कुछ भी, लेकिन उसके एप्लीकेशन कुछ हद तक समान होते हैं। यानी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, यहां पर कुछ क्षेत्र हैं जिन पर इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे एआई हो चाहे जो। यानी गवर्नेंस, गवर्नेंस में 3 शब्द रट लीजिए, स्वास्थ्य में 3 रट लीजिए, शिक्षा में 3-4 रट लीजिए, कृषि में 3-4 रट लीजिए, डिफेंस में, पर्यावरण में। यानी कोई टेक्नोलॉजी आएगी आपको बस यही इतना लिखना है। पीसीएस वाले भाई ठीक है, बीपीएससी और यूपीपीसीएस, कोई भी टेक्नोलॉजी आए, मैंने एप्लीकेशन तैयार कर दिया। अब इससे ज्यादा इजी पढ़ाई हो सकती है क्या इस दुनिया में? एक बार आप लोग बताएं, कोई भी टेक्नोलॉजी आए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, इससे इजी कुछ हो सकता है? अब उदाहरण भी ऐसा नहीं है, सभी तकनीकों के लिए कॉमन स्ट्रक्चर भी है, कॉमन फ्रेमवर्क फॉर टेक्नोलॉजी क्वेश्चन। यानी मेरे प्यारे बच्चों, तकनीकी प्रश्नों को का उत्तर देने के लिए कॉमन स्ट्रक्चर अपनाया जा सकता है। जैसे स्टेप क्या शामिल करें, उदाहरण एआई के लिए जैसे परिभाषा क्या शामिल करें, तकनीक क्या है आपने कर दिया। विकास, यह तकनीक कब विकसित हुई, भारत में कब आई। कार्यप्रणाली, यह कैसे काम करती है। एप्लीकेशन, इसका उपयोग कहां कहां हो सकता है। लाभ, यह तकनीक कैसे मदद करती है। चुनौतियां, इसकी क्या सीमाएं हैं। भारत में पहल, देख सकते हैं आप। तो जो मेरे फाउंडेशन वाले हैं ना, अब आपको लाइफ में यही सब मिलने वाला है बच्चों, धीरे धीरे। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो भी चीजें आपको दिमाग में 25 वालों के आगे ये रह गई सुनील सर के, मेरे यहां कोई चीज रह ही नहीं सकती। जो चीज लोग 3 महीने में पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में सब आइडिया पहले से है कि मैं बच्चों को उसमें ना उलझाऊं। नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, 2025 में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, आप आइए पढ़िए। आप जैसे कोचिंगों में चल रहा, अभी भी 25 वाले बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने रोक दिया कि अब आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ना, अब आपको जीएस नहीं पढ़ना है। मुझे क्या दिक्कत है? कोचिंग वाले डरते हैं कि यार बच्चे ये बोल देंगे, बोलिए भाई, जीएस 1 2 3 मुझे पता है कि बच्चों को उतना ज्यादा घुसाने की जरूरत नहीं, क्यों मैं घुसाऊं। इसीलिए इसको मैंने गुरुकुल नाम दिया है।
ऑनलाइन गुरुकुल। आप देखो जरा, सभी तकनीकों के लिए कॉमन स्ट्रक्चर, एक तकनीक का मैंने बता दिया, अब इसी तकनीक पर आपको सभी को डाल देना है। ऊपर दिया गया पैटर्न किसी भी तकनीकी प्रश्न पर लागू किया जा सकता है। मजा आ गया? क्या विभिन्न तकनीकों के एप्लीकेशन समान होते हैं? जी हां। जैसे तकनीक का नाम एआई, ब्लॉकचेन, 5G एंड 6G, ड्रोन, नैनो टेक्नोलॉजी। अब इन सब का इंपैक्ट देख सकते हैं, स्वास्थ्य में भी है, कृषि में भी, गवर्नेंस में भी, रक्षा में भी है। आप जरा देख लीजिए, है कि नहीं? आप मुझे बताएं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ में, ब्लॉकचेन भी हेल्थ में, 5G 6G भी हेल्थ में, ड्रोन भी हेल्थ में, नैनो टेक्नोलॉजी भी हेल्थ में, एआई भी एग्रीकल्चर में, ब्लॉकचेन भी एग्रीकल्चर में, 5G 6G भी एग्रीकल्चर में, ड्रोन भी एग्रीकल्चर में, नैनो टेक्नोलॉजी भी एग्रीकल्चर में। गवर्नेंस, एआई भी गवर्नेंस में, ब्लॉकचेन भी जो है गवर्नेंस में, 5G 6G भी गवर्नेंस में, ड्रोन भी गवर्नेंस में, नैनो टेक्नोलॉजी भी गवर्नेंस में। समझा देंगे बेटा, जिस ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा 2 मिनट में सब समझा देंगे। तो यही है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तकनीक को देखें तो इसके अनुप्रयोग लगभग समान ही होते हैं, बस इसके उपयोग के तरीके और प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है मैट्रिक्स फार्मूला। क्या तकनीक आधारित प्रश्नों को मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ा जा सकता है, जिसका नाम है IQIP मैट्रिक्स? हां, नीचे दी गई टेबल से आप सभी तकनीकों के अनुप्रयोग को एक नजर में समझ सकते हैं। अब देखिए, मैंने सारा कंटेंट एक साथ, अभी आपने अंजलि आपने कहा क्वांटम, आइए देखते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परिभाषा, मुख्य उपयोग, भारत में पहल, चुनौतियां। ब्लॉकचेन, परिभाषा, मुख्य उपयोग, भारत में पहल, चुनौतियां। 5G 6G, परिभाषा, मुख्य उपयोग, भारत में पहल, चुनौतियां। ड्रोन, परिभाषा, मुख्य उपयोग, भारत में पहल, चुनौतियां। नैनो टेक्नोलॉजी, परिभाषा, मुख्य उपयोग, भारत में पहल, चुनौतियां। क्वांटम कंप्यूटिंग, परिभाषा, मुख्य उपयोग, भारत में पहल, चुनौतियां। परमाणु ऊर्जा, परिभाषा, मुख्य उपयोग, भारत में पहल, चुनौतियां। और जो चुनौतियां होती हैं उन्हीं को उलट दो तो समाधान तैयार हो जाता है। सोल्यूशन में सब बच्चे याद रखेंगे, चुनौतियों को ही उलट दीजिए तो सोल्यूशन तैयार हो जाता है। अब आप देख सकते हैं, अगर आप इस मैट्रिक्स को याद कर लेंगे तो बीपीएससी में कोई भी तकनीक आधारित प्रश्न आए आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तकनीक कुछ भी हो लेकिन उनके उपयोग मुख्य रूप से समान क्षेत्रों में होते हैं, पहला निष्कर्ष यह है। दूसरा, अगर गवर्नेंस, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा, पर्यावरण और औद्योगिक विकास में एप्लीकेशन समझ लिए तो कोई भी तकनीकी प्रश्न आसानी से हल किया जा सकता है। 5W+1H और मैट्रिक्स फ्रेमवर्क से तैयारी करें तो सभी तकनीक के उत्तर आसानी से याद रहेंगे और उत्तर प्रभावी होंगे। तो ये रहा मेरी साइंस एंड टेक की यात्रा। अब इसके छोटे छोटे पार्ट, जैसे अंजलि आपने कहा क्वांटम कंप्यूटिंग या जो भी, वो आप मुझे ग्रुप में सब डालते जाएंगे, मैं उसका आंसर करता जाऊंगा। ठीक है, नहीं नहीं, प्रीलिम्स के लिए जो मैंने पढ़ाया सब वही यूजफुल है, ये मैंने मेंस के लिए केवल बनाया। ठीक है, प्रीलिम्स में अभी सब मत यूज करो, प्रीलिम्स में जो मैंने बोल दिया वही फॉलो करना। तो कैसा रहा बच्चों, एक बार मुझे बताएं। ठीक है, अब आता है स्मार्ट नेमोनिक्स, यानी हम कैसे शॉर्टकट तरीके से याद करें। जैसे, यानी अब जरा ध्यान से, तीसरी चीज, सामी में अभी 2 हुआ, अब तीसरा आपके सामने है सामी का। ठीक है, शॉर्टकट, जैसे एआई की एप्लीकेशन, अब आपका एग्जाम है, आप हड़बड़ा गए, आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसकी को बोलते हैं स्मार्ट नेमोनिक्स, यानी कैसे आप नेमोनिक्स के द्वारा याद कर पाए। जैसे एआई के 5 प्रमुख उपयोग को मैंने जी हार्ड कहा। जी हार्ड, जी यानी गवर्नेंस, एच यानी हेल्थ केयर, ए यानी एग्रीकल्चर, आर यानी रिटेल एंड ई कॉमर्स एंड डी यानी डिफेंस। तो क्या अगर एआई को आप जी हार्ड केवल याद कर ले, ठीक है, तो क्या आपको एआई के एप्लीकेशंस को याद करने में दिक्कत होगी? नहीं होगी। जैसे ब्लॉकचेन के एप्लीकेशन को बी फिड्स, बी यानी बैंकिंग, एफ यानी फ्रॉड प्रिवेंशन, आई यानी आइडेंटिटी मैनेजमेंट, टी यानी ट्रेड एंड सप्लाई चेन, एस यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, बी फिट्स। मजा आ रहा है? यानी आप बिना लंबे उत्तर याद किए
ब्लॉकचेन की पूरी जानकारी को कवर कर सकते हैं। फिर आता है 5G 6G के एप्लीकेशन को याद करने की ट्रिक्स। फास्ट 6 यानी 6G के एप्लीकेशन याद रहे, फास्ट 6, फास्ट यानी एप से। फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट जिसमें एग्जांपल भी दे दिया गया है, यानी जैसे हाइपरलूप, सेल्फ ड्राइविंग कार। एआई पावर्ड नेटवर्क जैसे स्मार्ट सिटी, 5G एक्सपेंशन। एस सैटेलाइट इंटरनेट यानी हाई स्पीड ग्लोबल इंटरनेट। टी यानी टेलीमेडिसिन एंड रिमोट सर्जरी। 6 यानी 6th जनरेशन कम्युनिकेशन। तो नेमोनिक्स का उपयोग कठिन से कठिन टेक्नोलॉजी, जैसे अंजलि ने कहा सर क्वांटम कंप्यूटिंग, आप नेमोनिक्स के द्वारा आप अभी मुझे ग्रुप में पूछना मेंस वाले, अभी देखो मैं फटाक से बना दूंगा, फटाफट आप रटते चलना। ठीक है, अब आता है निष्कर्ष। तो 5W+1H मैट्रिक्स टेबल और स्मार्ट नेमोनिक्स। पहले का फायदा यह होगा कि किसी भी तकनीक को तार्किक रूप से समझा जा सकेगा 5W1H से। मैट्रिक्स वाले का फायदा होगा कि विभिन्न तकनीक या कोई भी विषय उसके आंसर में क्या क्या पॉइंट एक जैसे हो सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े, वो समझ में आएगा। तीसरा स्मार्ट नेमोनिक्स यानी ये शॉर्टकट ट्रिक है ताकि बिना लंबी पढ़ाई के तकनीकों को तुरंत याद किया जा सके। ठीक है, हो गया बच्चों। अब यहां पर मैं आपसे अगर पूछना चाहूं, आप सबकी राय लेना चाहूं, ये मेरा जो प्लान है वो कितने % आपको समझ में आया? इसको आप आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहेंगे? एक बार सब अपना बताएं कि क्या इसी पैटर्न को हम अब अपना मेन पैटर्न यानी सुनील अभिव्यक्ति का न्यू इनोवेशन यही अब बना दें मेंस के लिए। सभी बच्चे खुश करने के लिए नहीं। अंजलि, सपना, करिश्मा, सपना पटेल, ममता, मुकेश कुमार यादव, प्रियंका कुमारी, जितेंद्र चौधरी, राजपूत, भारती सिंह, रुखसार बानो, सर्वेश, राहुल रीवा, प्रमोद कुमार, कल्पना दीक्षित, छवि सिंह। ठीक है, ठीक है। अब इसी पैटर्न पर आगे इकोनॉमिक्स, प्रेम यादव, अर्थशास्त्र से संबंधित सभी विषय दिए गए हैं। ठीक है, अब आज को आपको इसी पैटर्न पर क्या क्या टॉपिक हैं, मुस्कान, ठीक है, अब मैं देने जा रहा हूं। इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी करा दी गई है, बिहार पीसीएस यहां लिखा हुआ, बट ये यूपी पीसीएस के लिए भी है, ध्यान रखिएगा। सुमेधा यादव, हां बच्चे बिल्कुल आप भी हैं। तो बीपीएससी का है लेकिन ये सभी एग्जाम्स के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इकोनॉमिक्स की बारी है, इसको आप पढ़ेंगे, ये मैं परसों की क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे, क्या क्या है एक बार मैं बता देता हूं। तो ठीक है, वही सेम फार्मूला, जैसे जीडीपी को आपको अगर जीडीपी के बारे में लिखना हो तो सबसे पहले जीडीपी, फिर मैट्रिक्स फार्मूला, यानी सेम पैटर्न है। आप देख सकते हैं एक साथ कितने कवर हो गए हैं मैट्रिक्स वाले फार्मूले में, जरा देखिएगा। जीडीपी पर कोई प्रश्न आता है, 1 2 3 4 और चुनौतियां ही समाधान है। रोजगार पर प्रमुख परिभाषा, मुख्य उपयोग, भारत में पहल और चुनौतियां क्या है, आप देख सकते हैं। यानी इससे यह होगा कि ये 4-5 पॉइंट आपके आंसर में आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही डेवलपमेंट के लिए, ऐसे ही रिसोर्सेस के लिए, ऐसे इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ऐसे ही गवर्नमेंट बजटिंग के लिए, ऐसे ही एग्रीकल्चर के लिए, ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग के लिए, ऐसे ही लैंड रिफॉर्म के लिए, ऐसे एमएसएमई के लिए, ऐसे निवेश के लिए। ठीक है, तो इसकी मतलब एक रीडिंग आप मारेंगे, समझेंगे, इससे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरा स्मार्ट नेमोनिक्स, अब आप देख सकते हैं जीडीपी के कंपोनेंट को याद करने की ट्रिक्स, C+I+G+NX, जीडीपी के 4 घटक, सी कंजम्पशन, तो ये सब आपको पता है, ये आप पढ़िएगा। समावेशी विकास के 5 प्रमुख तत्व, यानी तीसरी चीज आ गई जिसमें शॉर्टकट, ई फिश। अब आप समावेशी विकास पर कुछ भी लिख रहे, ई फिश, ई यानी इंप्लॉयमेंट चाहिए समावेशी विकास के लिए, एफ यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, आई यानी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और सबके एग्जाम्पल भी हैं, और एस मतलब स्किल डेवलपमेंट चाहिए, एच मतलब हेल्थ सुविधाएं। तो नेमोनिक्स का उपयोग भी करा दिया, हर एक टॉपिक में, ऐसा नहीं है। निष्कर्ष तो एक टॉपिक आपके सामने आता है, इसी पैटर्न पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें आ रही हैं।
ठीक है। अब सकल घरेलू उत्पाद, अब डिटेल में 1 2 3 4 5 6, यानी अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ जाए 80 अंकों का या 125 अंकों का कि जीडीपी क्या है, इसे कैसे मापते हैं, 6 पॉइंट में क्लियर हो गया। रोजगार सेम आप देख आएगा ही आएगा, कम से कम आपको यह पता लगा कि रोजगार में क्या लिखना है, आपके सामने 6 पॉइंट तैयार हो गए। फिर इसके बाद विकास को कैसे लिखना है आप देख सकते हैं, यानी विकास 5W+1H, पूरा आंसर आपका रेडी हो गया, 80 शब्द दिया। फिर मैट्रिक्स फार्मूला, सभी अवधारणाओं को एक ही टेबल से समझना, यानी जीडीपी, रोजगार, विकास, संसाधन, समावेशी विकास, सरकारी बजट, कृषि, इन सब की परिभाषा एक साथ, इनका मुख्य उपयोग एक साथ, भारत में पहल एक साथ, चुनौतियां एक साथ, चुनौतियां ही समाधान होती हैं। अब स्मार्ट ईफिस हो ही गया समावेशी विकास के, आप देख सकते हैं 5 पॉइंट, ठीक है, ये आपके सामने आया। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर का टॉपिक आ गया, सेम वही 5W+1H का पहला फार्मूला, यानी सामी में 5W+1H। फिर फूड प्रोसेसिंग, इसी सेम फार्मूले से 5W+1H, यानी फूड प्रोसेसिंग। लैंड रिफॉर्म, इसी फार्मूले से 5W+1H। फिर मैट्रिक्स, यानी इन तीनों को एक साथ लेना, विषय कृषि, रोजगार, खाद्य प्रसंस्करण, भूमि सुधार, एमएसएमई, सिंचाई, ठीक है। फिर नेमोनिक्स, जैसे फूड प्रोसेसिंग को आपको, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के 5 प्रमुख तत्व यानी देख सकते हैं, जिसका नाम है पी फॉर्म, पी यानी प्रोसेसिंग, एफ यानी फूड सेफ्टी, ए यानी एग्रीकल्चर, आर&डी, एम यानी मार्केट एक्सपेंशन। तो आप देख सकते हैं सारे फार्मूले भी हैं। और आप फिर इसके बाद एमएसपी के बारे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी सेम, ये आपका पूरा एमएसपी तैयार हो गया इसी इतने से। मैट्रिक्स फार्मूला, एमएसपी की अन्य कृषि सुधारों से कंपेयर, विषय कौन कौन से सुधार हुए, सबकी पूरी लिस्ट है, उनकी परिभाषा, उनका उपयोग, भारत में पहल, उनके सामने चुनौतियां और समाधान। स्मार्ट नेमोनिक्स से कैसे याद करेंगे, एमएसएमई के 5 प्रमुख लाभ अगर आपको याद करने, पी सेफ, तो आप देख सकते हैं, यानी पी से प्राइस स्टेबिलिटी, एस से सोशल, तो आपके सामने आ गया। एमएसएमई की चुनौतियां, हिल पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी पर चढ़ना चुनौती, हिल, तो HILL आप देख सकते हैं। एमएसएमई से संबंधित सरकारी योजनाओं को याद करने की ट्रिक, पीएम किसान, FCI, एमएसएमई से जुड़ी ये सारी योजनाएं हैं, आप देख सकते हैं एमएसएमई पर। अब आपसे बेहतर कौन सारे पॉइंट याद रख। इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो क्रॉपिंग पैटर्न सेम उसी फार्मूले से सबसे पहले, फिर मैट्रिक्स फार्मूले से, यानी विषय, फसल प्रणाली, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या है, रिले क्रॉपिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जितने प्रश्न आ सकते हैं वो मैंने सब डाल दिए हैं। और फिर स्मार्ट नेमोनिक्स, यानी फसल प्रणाली के 5 प्रमुख प्रकार, माइक्रो, MICRO, फसल हमारे क्रॉपिंग पैटर्न की 5 चुनौतियां, सी वाइज, आप देख सकते हैं, यानी फसल प्रणाली से संबंधित सरकारी योजनाओं को याद करने की ट्रिक, पीएम किसान ROF, तो पीएम किसान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एंड सो ऑन सारी योजनाएं, निष्कर्ष। फिर इसी पैटर्न पर फूड प्रोसेसिंग और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लिंकेज, ठीक है, सेम फार्मूले से। फूड प्रोसेसिंग क्या है आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जो, ठीक है ना, ऊपरी कड़ियां क्या होती हैं, डाउनवर्ड कड़ियां क्या होती हैं, उनका पूरा सिस्टम। अब आता है मैट्रिक्स फार्मूला, यानी सबको एक साथ, सारे विषय, फूड प्रोसेसिंग, ऊपरी कड़ियां, निचली कड़ियां, जैविक कृषि, डिजिटल कृषि, इन सब की परिभाषा, इनका उपयोग, भारत में पहल और चुनौतियां। ये बिहार पीसीएस का 80 शब्द और यूपी पीसीएस के 125 शब्दों का आंसर लिखने के लिए मैंने रामबाण दिया है, और बिहार पीसीएस का 400 शब्दों का जो होता है, इतने पॉइंट से आप सजा ले जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण के 5 प्रमुख लाभ, यानी सामी में स्मार्ट नेमोनिक्स आ गया। पी फॉर्म, PFARM, पी फॉर्म, ऊपरी और निचली कड़ियों के प्रमुख तत्व याद करने की ट्रिक, अप डाउन, UPDOWN, यानी अगर आप अप डाउन याद कर लेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण की पूरी सप्लाई चेन बिना रट्टा लगाए याद रह जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, निष्कर्ष आपके सामने आ गया। एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और उद्योग,
आप देख सकते हैं एमएसएमई से प्रश्न पूछा जा रहा, हमेशा पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार के बजट में भी भारत के 4 डेवलपमेंट के इंजनों में एक एग्रीकल्चर है और एक एमएसएमई है, आपको अच्छे से पता है। अब एमएसएमई सेम 5W+1H फार्मूले से पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, अब आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एमएसएमई और इनको अलग बता दिया। दोनों का मैट्रिक्स फार्मूला आप देख सकते हैं, दोनों का कंपेयर, एमएसएमई उद्योग, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एफडीआई, सब की परिभाषा, मुख्य उपयोग, यानी एक साथ 1 2 3 4 5 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, अब स्मार्ट नेमोनिक्स क्या है, यानी सामी फार्मूले में एमएसएमई के 5 प्रमुख लाभ याद करने के, एम पावर आप देख सकते हैं, यानी एमएसएमई के लाभ एम पावर, एम से पी से ओ से डब्ल्यू से ई से आर से, एम पावर हो गया। एमएसएमई की चुनौतियां याद रखने की ट्रिक, फाइंड, FIND, एमएसएमई और उद्योग से संबंधित सरकारी योजनाओं को याद करने की ट्रिक, मुद्रा जेड, एमएसएमई से जुड़ी सरकारी योजनाएं, मुद्रा जेड, स्टार्टअप इंडिया, PLI, PMAG, यानी सबके फिर निष्कर्ष, एमएसएमई भी हो गया। फिर इसके बाद क्या है, मेक इन इंडिया और PLI स्कीम। अब ऐसे ही आप मुझसे पूछते चलेंगे, जो भी बच्चे यूपी और बिहार, अब यूपी वाले भी पर्सनल मेंटरशिप आपकी स्टार्ट है, आप लोग जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आपको चाहिए फटाफट आप बताते चलेंगे, क्योंकि बिहार वाले ऐसा कर रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा कोर्स हो चुका, वो पूछ रहे हैं इसलिए उनको आंसर मिल रहा है, आप लोग खामोश इसलिए कम मिल रहा है। मेक इन इंडिया और PLI, तो मेक इन इंडिया आप देख सकते हैं पूरा इसी फार्मूले से रटा दिया, PLI को इसी फार्मूले से रटा दिया। ठीक है, अब मैट्रिक्स फार्मूला दोनों का कंपेयर, यानी विषय एमएसएमई, मेक इन इंडिया, PLI, FDI, स्टार्टअप इंडिया, नवाचार और उद्यमशीलता और औद्योगिक गलियारा, देख सकते हो सबको एक साथ ले लिया। इन सब की परिभाषा, मुख्य उपयोग, भारत में पहल, चुनौतियां ही समाधान है, आप सबको पता है। ठीक है, फिर मेक इन इंडिया के 5 प्रमुख लाभ याद करने की ट्रिक, MFIVE, PLI स्कीम की प्रमुख चुनौतियां, PLI गैप, PLIGAP, मेक इन इंडिया और PLI स्कीम संबंधित सरकारी योजनाओं को याद करने की ट्रिक, एमप्रो, मुद्रा, PLI रैंप। ठीक है, आपके सामने हो गया। ओके, तो ये मैंने इतना आप लोगों को कराया है। फिर वही एक बात कि 5W1H फार्मूला अपनाएं, ताकि मेक इन इंडिया और PLI स्कीम की पूरी अवधारणा को आसानी से समझ सकें, या किसी भी अवधारणा को आसानी से, यानी कॉन्सेप्ट को। दूसरा, मैट्रिक्स टेबल बनाएं, जिससे इनकी तुलना अन्य औद्योगिक सुधारों से करें, इससे उत्तरों में स्पष्टता बनी रहेगी, यानी कंटेंट की खिचड़ी नहीं बनेगी। तीसरा, स्मार्ट नेमोनिक्स अपनाएं, ताकि बिना लंबी पढ़ाई किए इन्हें तुरंत याद किया जा सके और मेंस के एग्जाम में आप बेहतर कर सके। तो ये आज की क्लास रही मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर रोकूंगा, क्योंकि अब तुरंत मुझे हिंदू की क्लास लेनी है। ठीक है, और इसी पैटर्न को आप लोग प्लीज फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिए। बेटा ये ममता यार, आप लोग एकदम बच्चे तो हैं, मानता हूं, मैंने क्या बोला, ये सब काम टेक्निकल टीम करती है यार, मुझे ऐड कर दीजिए, मैं ये सब काम नहीं करता हूं भाई मेरे। अभी आपको मैंने अपनी टीम को बोल दिया, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है एक एक बच्चे को, वो ऑटोमेटिक आप ऐड हो जाओगे। आपको अलग से कृपया मैसेज भी ना करें, जो लोग मेंस के हैं वो सब ऑटोमेटिक हमारी टीम उनको शाम तक ऐड कर लेगी, वो टेक्निकल टीम करती है। ठीक है, ये सब आप लोग चिंता करें। रुखसार बानो कह रही हैं कि गुरुजी पॉलिटी के करंट मुद्दे भी इससे ऐसे ही प्रोवाइड, बिल्कुल करा देंगे बेटा, मैं 100%, देखो मुझसे कंटेंट तो आप जो मर्जी बिल्कुल करा देंगे, 100% करा देंगे। अब ये क्लास आपकी चल पड़ी ना, आज और कल इस मुद्दे पर आप काम करिए, मुझसे डाउट पूछिए, PCS वाले भी और उसके साथ साथ IAS वाले भी। आंसर राइटिंग की क्लास अब डिसाइड हो चुकी है, अगले हफ्ते से फाइनल स्टार्ट होने जा रहा है आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2.0, और जिन बच्चों का भी सब्सक्रिप्शन था उसको हम बढ़ा दे रहे हैं, जिससे आपको कोई पैसा अतिरिक्त ना देना पड़े और आपका कोर्स चलता रहे। ठीक है, नहीं हिंदू रात को 8 बजे होता है भाई, 8 PM होता है। ठीक है, ओके डन, थैंक यू। नहीं, आज 11:30 बजे पोस्ट टेस्ट एनालिसिस है, इकोनॉमिक्स कल से लूंगा। आज है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस हिस्ट्री का, ठीक है ना।
वो भी जरूरी है, प्लस उसी में इकोनॉमिक्स भी लूंगा, ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे भी कंटेंट ही तो देना होता है। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा? नहीं नहीं, छवि ये आप मतलब ये दूसरी आप कल लेना, जो फाउंडेशन की हो रही है वो कल से, यानी कल से जनरल स्टडीज फाउंडेशन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यानी पेपर 1 से। ठीक है, हिस्ट्री से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, थैंक यू। अभी बेटा मैं थोड़ा व्यस्त हूं अभी, तो मैं, ठीक है, बाय बाय।